हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वॉरियर। कोडिंग वॉरियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट सीख सको। ओके, सो प्रोजेक्ट का यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, विथ कोड एक्सप्लेनेशन। ओके, प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स, उसके अंदर आप धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी सीखोगे। मतलब कहीं पे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको की प्रोसेस बताऊंगा कि कोडिंग वॉरियर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम प्रोजेक्ट्स किस फेजेस में डेवलप करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे वो है फेज 1 के अंदर। ओके, तो अभी हम जो प्रोजेक्ट्स डेवलप करने वाले हैं वो है जावा और एंगुलर के अंदर। तो जावा के अंदर भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, कोर जावा करके होता है। ओके, देन फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्प्रिंग बूट वगैरह वो चीज़ें। तो हम डायरेक्टली फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑलमोस्ट फ्रेशर्स होते हैं उनको फ्रेमवर्क्स पता नहीं होते। तो हम फेज 1 के अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे वो कोर जावा, कोर जावा के अंदर डेवलप करेंगे। ओके, मतलब आप अगर फ्रेशर हो, आपको अगर जस्ट जावा का बेसिक्स पता है, तो आप फेज 1 के अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप हम कर रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका कोड यूज कर सकते हैं। ओके, उसको सीख सकते हैं ताकि आप आपके रिज्यूमे के अंदर उसको ऐड कर सको। ओके, सो बेसिकली हम पहले कोर जावा के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ओके, देन इसको हम जेडीबीसी अप्लाई करेंगे डेटाबेस के लिए। ओके, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, और डेटाबेस एज अ MySQL डेटाबेस यूज करेंगे। ओके, सो फेज 1 के अंदर जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं वो है कोर जावा, जेडीबीसी और MySQL के अंदर। ओके, सेकेंड फेज जो हमारा रहेगा फेज 2। ओके, वो रहेगा फ्रेमवर्क्स के अंदर। मतलब अभी हमने कोर के अंदर तो प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, बट अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, ओके, फिर आप फ्रेशर भी हो बट आपको एडवांस थोड़ा आता है जावा का, लाइक स्प्रिंग बूट वगैरह आता है, तो आप फेज 2 के अंदर का प्रोजेक्ट डेवलप करके अगर आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो हम जो फेज 2 के अंदर डेवलप करेंगे वो है स्प्रिंग बूट के अंदर। ओके, क्योंकि स्प्रिंग बूट अभी मार्केट के अंदर बहुत मीन्स बूमिंग है। ओके, तो ये जावा का फ्रेमवर्क है। ओके, और बहुत इजी फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको कोर जावा भी आता है तो भी आप सीख सकते हो स्प्रिंग बूट। ओके, अगर आपको स्प्रिंग बूट नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, तो हम यहाँ पे फेज 1 के अंदर जो डेवलप किया है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोर चीज डेवलप करके देखी हुई है, एंड देन उसको हम अप्लाई करेंगे स्प्रिंग बूट। ओके, देन हम नेक्स्ट रहेगा हमारा फेज 3। ओके, सो फेज 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इसी जो जो फेज 2 के अंदर हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसको HTML CSS, ओके, ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे HTML CSS, और ये सब हम करेंगे JSP के अंदर। तो JSP अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको JSP क्या है थोड़ा बहुत उसका आपका ब्रीफ वीडियो दूंगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप फिर कंसेप्ट उसके अंदर लर्न कर लेना। ओके, देन हमने जो ऑलरेडी फेज 2 के अंदर डेवलप किया है वो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम फेज 4 हमारा रहेगा। तो फेज 3 तक हमने ना एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, बट वो प्रोजेक्ट किसके अंदर है, JSP HTML CSS एज अ UI का क्या हमारा रहेगा, और स्प्रिंग बूट के अंदर है। बट अगर मान लेते हैं कि आपको थोड़ा और एडवांस जाना है और आपको अगर यहाँ पे एंगुलर वगैरह अप्लाई करना है, ओके, तो आप अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया उसको डायरेक्टली एंगुलर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ा अलग वे में प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो हम फेज 4 के अंदर क्या करेंगे, रेस्ट, ओके, प्लस स्प्रिंग बूट। जिनको रेस्ट क्या है वो पता नहीं, तो जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि रेस्ट क्या है, कैसे इसको स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करते हैं। ओके, एंड देन जो फेज 1 के अंदर हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया है तो वो प्रोजेक्ट हम इसके अंदर अप्लाई, क्योंकि फेज 1 के अंदर हमने कोर चीज़ें डेवलप करके देखी हुई है, तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, देन फेज 5 के अंदर जो हम करेंगे, लास्ट फेज रहेगा हमारा, तो हमने जो ऑलरेडी फेज 4 के अंदर बनाया है उसके हम क्या करेंगे, एंगुलर अप्लाई करेंगे। ओके, ऑलरेडी फेज 4 के अंदर हमने प्रोजेक्ट डेवलप करके रखा हुआ है। ओके, सो टोटल 5 फेजेस के अंदर हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ओके, वन बाय वन प्रोजेक्ट डेवलप करते हुए जाएंगे। क्या, सो
जैसा आपका टेक्नोलॉजी स्टैक है, जैसा आपका टेक्नोलॉजी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप फेजेस के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपको अगर जस्ट कोर जावा ही आता है, तो आप सॉरी, तो आप फर्स्ट फेज के अंदर का ही प्रोजेक्ट डेवलप करके आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपको थोड़ा एडवांस आता है तो आप स्प्रिंग बूट अप्लाई करो। अगर आपके पास टाइम है, ओके, आप चीजें कर सकते हो, तो आप फेज 1 से लेकर फेज 5 तक कंटिन्यू करो प्रोजेक्ट। ओके, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट्स ऐड करते जाओ। ओके, सो ये है आप हमारा जस्ट एक बेसिक की हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। ओके, सो अभी हम विदाउट टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हम हमारे हम जो फर्स्ट प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डेवलप करने जा रहे हैं वो है बिलॉन सॉल्यूशन। ओके, ओके, सो ये प्रोजेक्ट का नाम है बिलॉन सॉल्यूशन करके। तो पहले कोई भी प्रोजेक्ट जब हम डेवलप करते हैं, ओके, जब हम फ्रेशर रहते तो हमें प्रोजेक्ट की आइडिया नहीं होती। ओके, तो इसलिए आप मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट टू एंड जुड़े रहे हमारे साथ। आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड स्क्रैच से लेके किस तरीके से डेवलप करते हैं वो आइडिया आ जाएगी। ओके, सो सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। और जब आप फ्रेशर्स हो तो बहुत बड़े कंसेप्ट के ऊपर मत जाओ, ओके, क्योंकि आपसे सामने वाला आपके स्किल्स चेक करता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स की आइडिया चेक नहीं करता है। ओके, आप डेवलपर बनने जा रहे हो, ओके, साइंटिस्ट नहीं। तो इसलिए प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट की आइडिया है। ओके, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आपको उसके बारे में क्या क्या पता है, आपने कौन कौन सी कंसेप्ट वहां पे अप्लाई की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बिलोन सॉल्यूशन क्या है? बिलोन सॉल्यूशन एक वेब एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं बीएस बोलता हूँ। बीएस इज अ वेब एप्लीकेशन। तो हम जो बनाने वाले हैं वो एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, कोई एंड्रॉइड वगैरह नहीं है। ओके, सो अभी ये एप्लीकेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब ये एप्लीकेशन क्या क्या कर सकता है। ओके, ये एप्लीकेशन के अंदर हमारा स्कोप क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। दिस एप्लीकेशन इज यूजफुल। तो ये जो इंट्रोडक्शन में लिख के दे रहा हूँ, आप आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो एज अ इंट्रोडक्शन करके। ठीक, सो दिस इज यूजफुल फॉर बिजनेस। सो जो हम बिलोन सॉल्यूशन बनाने वाले हैं वो जनरली बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल है। ठीक, सो दे कैन मैनेज और मेंटेन कस्टमर इंफॉर्मेशन। कोई भी बिजनेस जब हम कोई रन करते हैं, फिर कोई अगर बिजनेस रन हो रहा है तो वहाँ पे ऑफकोर्स कस्टमर्स रहेंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, तो आप कोई भी बिजनेस कंसिडर करो, ठीक है, तो उस बिजनेस के अंदर जब हम जनरल कंसिडर करते हैं कोई भी एक बिजनेस, तो उसके अंदर कस्टमर रहेंगे, तो उस कस्टमर के इन्फो मैनेज करने के लिए हमारा ये सॉल्यूशन वहाँ पे काम करेगा, वो हेल्प करेगा उस बिजनेस पर्सन को। अभी कस्टमर इन्फो लाइक उसका पर्सनल इन्फो रहेगा, ओके, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है, या फिर अभी हम जस्ट नेम वगैरह, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी चीज़ें कंसिडर करते हैं। ओके, या फिर उसका परचेस इन्फो, मतलब उस कस्टमर ने हमारे मतलब या फिर उस बिजनेस के अंदर क्या क्या परचेस किया, तो उसकी सारी इन्फो इस एप्लीकेशन के अंदर मेंटेन रहेगी। ओके, देन यूजिंग दिस एप्लीकेशन, देन और नेक्स्ट मतलब ये है कि यूजिंग दिस एप्लीकेशन बिजनेस पर्सन कैन मैनेज, मतलब जो भी बिजनेस हमारा एप्लीकेशन यूज करेगा, कैन मैनेज देयर बिलिंग सिस्टम। मतलब जब कोई कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट डिमांड करता है, okay, उसके बाद जब हम उसको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तब हम बिलिंग करेंगे उसका। ओके, तो पूरा बिलिंग साइकिल मैनेज करने का काम ये सॉफ्टवेयर करेगा।
या फिर एप्लीकेशन करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो एप्लीकेशन रहेगा ये इन्वेंटरी मैनेज करने का भी काम करेगा। अभी इन्वेंटरी क्या होता है कि स्टॉक मैनेज करना। ओके, सो यूजिंग दिस एप्लीकेशन, inventory can be managed. Okay, मतलब हम वहां पे इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। ओके, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक्स रहेंगे, मतलब वहां पे प्रोडक्ट्स उनका गोडाउन लाइक यू कैन कंसिडर। तो सारा इस एप्लीकेशन के अंदर से भी मैनेज हो सकता है, मतलब कितना स्टॉक आया, ओके, कितना स्टॉक कस्टमर्स को डिलीवर किया, अभी कितना बचा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज हो सकती है। सो मैं आपको ये जस्ट आप प्रोजेक्ट का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको प्रोजेक्ट और एक्सप्लेन करता हूँ विथ डायग्रामेटिकली। कंसिडर करो कि एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, यहाँ पे एक आप इसको कंपनी कंसिडर कर सकते हो। जब इस बिजनेस के अंदर या फिर इस कंपनी के अंदर या फिर इस शॉप के अंदर जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ओके, तो अभी हम ये मैन्युअली प्रोसेस समझने का ट्राई करते हैं पहले, फिर इसी मैन्युअली प्रोसेस को हम हमारे सिस्टम के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे कोई तो रहेगा एक पर्सन जो इस कस्टमर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। ओके, देन इन्वेंटरी मतलब जो मैंने बोला था पहले स्टॉक, इन्वेंटरी के अंदर जाके चेक करेगा कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है क्या। अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो कस्टमर को ये सामने डिलीवर करेगा। तो ये नॉर्मली उनका डे टू डे चलता है। देन इस इन्वेंटरी के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने का मतलब प्रोडक्ट्स अपडेट करने का होगा, मतलब प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आने का काम यहाँ पे और एक बंदा रहेगा जो ये काम करेगा। तो यहाँ पे टोटल 2 पर्सन है जो एक क्या कर रहा है उसमें से, मतलब ये फर्स्ट वन जो है ये क्या कर रहा है, कस्टमर को फेस कर रहा है, कस्टमर से जो ऑर्डर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर हमारे स्टॉक के अंदर जो कुछ है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अगर और फिर इस स्टॉक को मैनेज करने का काम और एक पर्सन कर रहा है, ये सेकेंड पर्सन। तो इस तरीके से टोटल हमारे मैनुअल मतलब जो एक बिजनेस है, इस मैनुअल बिजनेस के अंदर टोटल 2 पर्सन रिक्वायर्ड है। ओके, इस मैनुअल बिजनेस के अंदर टोटल 2 पर्सन रिक्वायर्ड है जो क्या कर रही है, एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम, सॉरी इस कंपनी को या सिस्टम को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर मतलब इस कंपनी का जो ओनर रहेगा उसको हम अभी कंसिडर करते हैं कि और एक पर्सन है जो यहाँ पे इस कंपनी को मैनेज करने का काम कर रहा है। तो ये था हमारा मैनुअल सिस्टम। तो इसको अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि ऑलमोस्ट 3 पीपल्स है जो इस पूरे सिस्टम को या फिर पूरे बिजनेस को रन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर इस एक मतलब ये एक यूजर रहेगा जो कस्टमर को फेस करेगा, इसको हम बोलेंगे एजेंट। और एक पर्सन रहेगा जो स्टॉक मैनेज करने का काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे आईपी मतलब इन्वेंटरी पर्सन। और थर्ड एक रहेगा जो इन दोनों के ऊपर मॉनिटर करने का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे एडमिन। मतलब हमें टोटल मैनुअल्स बिजनेस के अंदर 3 टाइप ऑफ पीपल्स। ओके, सो 3 टाइप ऑफ पीपल्स दिख रहे थे। ओके, ऐसा नहीं कि 3 ही लोग बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी मोस्ट जनरली हमें 3 टाइप के लोग दिख रहे हैं। ओके, तो उसी को अगर हमें इन्हीं चीजों को कंसिडर करके अगर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें पता है यहाँ पे एजेंट मतलब एक जो कस्टमर को फेस करेगा उसको हम एजेंट बोलेंगे, जो स्टॉक मैनेज करने का काम करेगा उसको हम आईपी बोलेंगे मतलब इन्वेंटरी पर्सन, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारा एडमिन। ओके, मतलब वो एडमिन दोनों के ऊपर वॉच करेगा। तो अभी हम धीरे धीरे इनके एक्टिविटीज देखते हैं कि इनकी यूजर एक्टिविटीज क्या है। फर्स्ट हम फोकस करेंगे एजेंट के ऊपर। तो एजेंट
हमारा ऐसा यूजर है जो कस्टमर को फेस कर रहा है, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर जब कस्टमर कोई ऑर्डर देता है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा कि उस एक्सेप्ट होने के बाद वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और बिलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करेगा। और जो इन्वेंटरी पर्सन है वो जस्ट इन्वेंटरी मैनेज करने का काम करेगा और एडमिन जो है जस्ट इनके ऊपर फोकस करने का काम करेगा। तो वन बाय वन फोकस करते हैं। तो एजेंट जो है, एजेंट कैन लॉग इन। ओके, तो एजेंट पहले एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करेगा? एजेंट कैन लॉग इन। यहाँ पे हम एजेंट कैन रजिस्टर ऐसा नहीं बोल रहे। ओके, हम क्या बोल रहे हैं? एजेंट कैन लॉग इन। तो अभी हम एजेंट कैन रजिस्टर ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एजेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, मतलब कोई भी खुद को आके खुद को एजेंट नहीं बोलेगा। ओके, तो एजेंट किस तरीके से ऐड किए जाएंगे हम देखेंगे, उनको एडमिन ऐड करेगा। तो एजेंट जब कोई एडमिन क्रिएट करेगा तो एजेंट को जब वो डिटेल्स प्रोवाइड, किसी आदमी को डिटेल्स प्रोवाइड करेगा तो वो पर्सन एज अ एजेंट करके लॉगिन कर सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल रहे कि एजेंट कैन लॉगिन, तो एजेंट लॉगिन कर सकता है। ओके, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ यूजर्स लॉगिन ना कर सके। ओके, तो इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, कौन सा यूजर लॉगिन नहीं करेगा। ओके, देन एजेंट कैन सिलेक्ट, एजेंट कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो कोई भी बिजनेस, जो भी बिजनेस रन हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो एजेंट के सामने वो पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट, जब एजेंट लॉगिन होगा तो उसके सामने पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट दिखेगी। उस लिस्ट में से एजेंट कुछ ना कुछ, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किए तो वो प्रोडक्ट एजेंट खुद ऐड करेगा। ओके, सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे कस्टमर के लिए कोई भी लॉगिन नहीं है, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर कस्टमर डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता। So then agent can select product and add क्वांटिटी, मतलब जितना क्वांटिटी कस्टमर ने ऑर्डर किया उसके हिसाब से वहां पे क्वांटिटी ऐड कर सकता है। नेक्स्ट की एजेंट कैन जनरेट इनवॉइस। अभी जब कोई कस्टमर ऑर्डर देगा तो एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, क्वांटिटी ऐड करेगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, देन फाइनली एक इनवॉइस क्रिएट करेगा जो भी कस्टमर ने जिस हिसाब से हमें ऑर्डर्स दिए हैं। ओके, तो इनवॉइस का फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। तो पीडीएफ किस तरीके से जनरेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, एजेंट एक इनवॉइस क्रिएशन के बाद बिलिंग, मतलब बिलिंग होने के बाद पेमेंट के लिए जाएगा और यहाँ पे जो हमारा पेमेंट रहेगा पूरा कैश मोड रहेगा, मतलब हम सिस्टम के अंदर सिर्फ पेमेंट आया कि नहीं आया उतना यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेशर लेवल पे आपको पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो एजेंट क्या करेगा? प्रोसीड फॉर पेमेंट। देन नेक्स्ट, और क्या क्या कर सकता है एजेंट? तो एजेंट इतना सब कुछ होने के बाद, पेमेंट वगैरह होने के बाद जो भी इनवॉइस रहेगा इस इनवॉइस को मेल पे सेंड करने का काम एजेंट करेगा। किसको? कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट इनवॉइस के अंदर है, कितनी क्वांटिटी है। सो इनवॉइस विल बी सेंट ऑन ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल की फंक्शनलिटी भी देखेंगे कि किस तरीके से ईमेल का कोड हम ऐड करेंगे, किस तरीके से ईमेल सेंड होंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप इस तरीके की फंक्शनलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर उनको एक्सप्लेन करोगे तो इससे इंटरव्यूअर को समझता है कि आप प्रोजेक्ट आपने खुद से किया हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारा इन्वेंटरी पर्सन, जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो आईपी का काम है इन्वेंटरी मैनेज करना, मतलब स्टॉक मैनेज करना। तो आईपी भी लॉगिन कर सकता है हमारे सिस्टम के अंदर। आईपी कैन लॉगिन। हमारे सिस्टम के अंदर अभी ऐसा कोई भी यूजर नहीं है कि जो लॉगिन नहीं कर सकता, जितने भी यूजर से ऑलमोस्ट लॉगिन कर सकते हैं। सो आईपी लॉगिन होने के बाद क्या करेगा? आईपी विल ऐड प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट ऐड करेगा आईपी, इन्वेंटरी पर्सन। प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकता है, तो वो सारा काम ये आईपी करेगा। तो प्रोडक्ट के साथ
मतलब ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी फंक्शनलिटी आईपी को ही आईपी के पास ही है, एजेंट उसको नहीं कर सकता। एजेंट जस्ट हमने देखा कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, क्वांटिटी वगैरह ऐड करता है, वो सारी चीज़ें करेगा, बट बैकएंड में स्टॉक मैनेज करने का काम आईपी करेगा। देन अभी प्रोडक्ट अगर ऐड हो गए तो उनकी क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को आए हैं, ओके, हमारे स्टॉक, मतलब स्टॉक के अंदर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो सारा कुछ मैनेज करने का काम आईपी करेगा। सो आईपी कैन ऐड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो ये आईपी पूरा इन्वेंटरी मैनेज करने का काम कर रहा है। देन नेक्स्ट है एडमिन। सो एडमिन क्या है कि एडमिन भी लॉगिन कर सकता है, एडमिन कैन लॉगिन। देन नेक्स्ट एडमिन कैन व्यू फुल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे एडमिन खुद प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहा है क्योंकि वो सारे राइट्स हमने आईपी को दिए हुए, तो हमें स्कोप पता होना चाहिए कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है या फिर हमारे सिस्टम के अंदर कौन क्या कर रहा है, क्योंकि स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्कोप के बाहर हम प्रोजेक्ट एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो एडमिन कैन व्यू फुल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो सारे जितने प्रोडक्ट्स है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, पूरा यहाँ पे एडमिन देख सकता है, मतलब एडमिन जस्ट मॉनिटर करने का काम कर रहा है। एडमिन कैन जनरेट रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट जनरेशन की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एडमिन को है। रिपोर्ट जनरेशन ये भी किसके अंदर होगा, ये होगा एक्सेल के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक्सेल शीट किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं जावा के अंदर, किस तरीके से वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। देन admin can add agent and IP। सो इन्वेंटरी पर्सन और एजेंट को ऐड करने, हमारे सिस्टम के अंदर ऐड करने का, या फिर ऐड बोलो या फिर क्रिएट बोलो, एडमिन कैन क्रिएट एजेंट और इन्वेंटरी पर्सन। तो एजेंट और इन्वेंटरी पर्सन का लॉगिन क्रिएट करने का काम एडमिन करेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि सिस्टम के अंदर डायरेक्टली हम ऐड, मतलब सिस्टम के अंदर हम डायरेक्टली एजेंट और आईपी को लॉगिन नहीं दे रहे। नेक्स्ट की सारे रिपोर्ट जनरेशन हो गए, ओके। रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, एजेंट को ऐड कर सकता है, इन्वेंटरी पर्सन को ऐड कर सकता है, कस्टमर इनपुट चेक कर सकता है कि कौन कौन से कस्टमर ने हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, कौन मतलब एडमिन इन शॉर्ट जस्ट यहाँ पे हमें मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। एडमिन जस्ट मॉनिटर करने का काम कर रहा है। तो ये है हमारे यूजर्स एक्टिविटी। सो अभी हमने यूजर एक्टिविटीज समझ लिया कि यूजर एक्टिविटीज क्या क्या है इस सिस्टम के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर। देन नेक्स्ट अभी हम फोकस करते हैं नेक्स्ट स्टेप। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करोगे तो वो होता है डीबी डिजाइन, मतलब डीबी स्ट्रक्चर डिजाइन। इन शॉर्ट कि जो भी आप सिस्टम डिजाइन करोगे या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे, तो जो भी डेटा रहेगा आपका, तो फाइनली आपको डेटा कहीं तो स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम डेटाबेसेस यूज करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए वो डेटा हम रैंडमली कैसे भी स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लगता है, ओके। तो उसको, इसी को हम डीबी डिजाइन बोलते हैं, फिर डीबी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने से, मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें डीबी डिजाइन पता होना चाहिए कि डीबी डिजाइन है क्या, ओके। तो हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, डीबी स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्योंकि हर सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा स्टोरिंग का प्रोसेस अलग अलग रहेगा, ओके। सिंपल स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमें डेटा, तो अभी तक हमें प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर हमें दे रहा है तो प्रोडक्ट्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स करके है चीज़ है कि मतलब प्रोडक्ट है हमारे पास,
देन हम इन्वेंटरी मैनेज करने का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेंटरी भी रहेगा। देन हम ऑर्डर प्रोवाइड करते हो ऑर्डर रहेगा। तो हम यूजर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, मतलब यूजर को लॉगिन देना है कि नहीं, तो उसके लिए यूजर्स भी हमारे पास है, कस्टमर भी हम मेंटेन कर रहे हैं, पेमेंट्स भी हम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने जितना सीखा, ओके, जितना हमें पता है कि प्रोजेक्ट क्या है, तो उसके हिसाब से हमें यही सब चीज़ें पता है। ओके, तो अभी हम यही सब चीज़ों को कंसिडर करके ही डीबी डिज़ाइन करेंगे। फिर जैसे जैसे हमें चीज़ें लगेंगी वैसे वैसे डीबी के अंदर हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि डीबी डिज़ाइन कभी भी वन वन गो सोल्यूशन, वन गो नहीं है, क्योंकि एक ही बार आपने डिज़ाइन कर लिया तो खत्म हो गया। क्योंकि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसके हिसाब से डीबी डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। तो डीबी डिज़ाइन ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो जब भी हम प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे तब भी अगर हमें कुछ चीज़ें लगती है तो भी हम उसके अंदर चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि हम प्रोडक्ट मैनेज करने वाले हैं, तो हम प्रोडक्ट करके एक हम अभी यहाँ पे माइस्क्वेल कर रहे हैं तो हम इसको टेबल बोलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करेंगे सारा, मतलब प्रोडक्ट नेम रहेगा जो भी रहेगा तो प्रोडक्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले टेबल जो हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट नाम का बनेगा। तो इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट नेम, अभी हमें जब ये डेटा स्टोर करना होता है तो इस डेटा का टाइप भी देना पड़ता है, क्योंकि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो डेटाबेस को भी पता होना चाहिए कौन से टाइप का है, मतलब ये टेक्स्ट टाइप का है जिसको हम जावा के अंदर स्ट्रिंग बोलते हैं, या फिर ये नंबर टाइप का है जिसको हम इंट ऐप बोलते हैं, या फिर जो भी रहेगा बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट। ओके, जब डेसिमल अगर है तो फ्लोट वगैरह आएगा। तो ये सब जावा के टाइप से, तो हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेंगे। तो हमें यहाँ पे जो भी हम जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करने वाले हैं तो उसका सॉरी जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप हमें पता होना चाहिए। तो इसका हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेम एक टेक्स्ट है, नंबर वगैरह नहीं है। देन और क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट नेम है। देन हर प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड देंगे हम जिसको प्रोडक्ट कोड बोलेंगे। तो ये जो होता है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये जस्ट सेमी कोलन होता है। तो सेमी कोलन जावा वालों को पता होगा कि सेमी कोलन होता क्या क्या, जस्ट स्प्लिटिंग के लिए यूज करते हैं हम। तो इसका भी हम टाइप स्ट्रिंग देंगे क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। देन प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे आप इमेज कैसे स्टोर करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स को इमेज भी रहेंगे। तो प्रोडक्ट इमेज रहेगा हमारा। तो ये प्रोडक्ट इमेज का टाइप भी हम अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे। तो ये टेक्स्ट नहीं है बट इसको भी हम स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं मैं बताऊंगा आपको आगे जब हम इमेज स्टोर करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाए कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हम इंट क्यों दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हर प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो इसका भी टाइप हम स्ट्रिंग ही लेंगे क्योंकि ये भी टेक्स्ट टाइप का ही रहेगा। और ये प्रोडक्ट एक्टिव है कि नहीं है उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, एक फील्ड बनाएंगे जिसका नाम देंगे इज एक्टिव। और इसको हम स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे बुलियन, क्योंकि बुलियन आइदर ट्रू होता है आइदर फॉल्स होता है। ओके, तो ये अगर प्रोडक्ट हम एक्टिव यूज कर रहे हैं, एक्टिव है, तो ये इज एक्टिव ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। तो एक सिंपल प्रोडक्ट अभी हमने लिया है, तो ये जस्ट हमारे अभी तक जो आइडिया है उससे हमें इतना पता है कि प्रोडक्ट के अंदर हम क्या क्या रहेगा। अगर हमें कुछ चीज़ें लगती है तो हम आगे चल के ऐड करेंगे। ओके, तो उस वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ऐड हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेकेंड है आपका, हमने प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बनाया, प्रोडक्ट के सारे फील्ड्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ऑर्डर करके, क्योंकि देखो प्रोडक्ट जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो सारा कुछ मतलब कस्टमर का सारा कुछ इनपुट मतलब उसने जो कुछ ऑर्डर किया है वो सारा हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर के अंदर यहाँ पे हम मैप यूज करेंगे। अभी मैप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर चीजें ऐड करनी है। तो कंसेप्ट आप जब लर्न करते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे हम मैप यूज कर रहे हैं, कहाँ पे करना है। तो आप प्रोजेक्ट के अंदर ही वो चीजें सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि अगर उन्होंने पूछा कि आपने मैप कहाँ पे यूज किया था आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे मैप यूज किया, यहाँ पे
कले जो भी रहेगा सेट लिस्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की अभी यूज़ किया। ओके, सो यहाँ पे हम जनरली एक मैप बनाएंगे जो क्या रहेगा, स्ट्रिंग और उसका की का टाइप रहेगा स्ट्रिंग और उसका वैल्यू का टाइप रहेगा इंटीजर। तो की का टाइप हमने स्ट्रिंग क्यों दिया, क्योंकि हमें जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स की ऑर्डर देगा तो हमें वो प्रोडक्ट्स का नेम बताएगा और कितनी क्वांटिटी वो क्वांटिटी बताएगा, मतलब उसको कितना क्वांटिटी चाहिए, उसको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए या कितना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम के लिए स्ट्रिंग नहीं ले रहे, हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट कोड। ओके, और हम यहाँ पे उसकी क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमने मैप बनाया हुआ है प्रोडक्ट कोड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कोड यूनिक है, प्रोडक्ट नेम शायद डुप्लीकेट हो सकता है बट प्रोडक्ट कोड हमेशा यूनिक रहेगा। तो हम हमारे सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी मेंटेन करेंगे ऑर्डर के अंदर। तो हम इस वेरिएबल को नाम देंगे प्रोडक्ट्स। ओके, इक्वल्स टू इसको या फिर इसको अभी के लिए सेमीकोलन देते हैं। तो हमने यहाँ पे जिनको मैप का क्लियर आइडिया नहीं तो पहले थोड़ा मैप लर्न करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक जस्ट मैप होता क्या है वगैरह। तो मैप की वैल्यू पेयर के अंदर चीज़ें स्टोर करने के लिए यूजफुल है। तो अभी हमने जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो सारे प्रोडक्ट्स हम कहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो ऑर्डर टेबल के अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर, मतलब प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी। तो अभी ये चीज़ें स्टोर कैसे होंगी, किस तरीके से दिखेंगी, हम जैसे प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। देन अभी कोई भी ऑर्डर रहेगा तो उसका टोटल प्राइस रहेगा, मतलब मान लेते उसने 10 प्रोडक्ट ऑर्डर किए और हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 है तो टोटल 20 प्रोडक्ट्स है। तो 20 प्रोडक्ट्स की तो प्राइस टोटल कुछ रहेगा, तो हमें टोटल भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डबल उसका टाइप देंगे और यहाँ पे हम टोटल मेंटेन करेंगे, मतलब इसको टोटल प्राइस भी बोल सकते, टोटल प्राइस बोलो इसको। ओके, तो ये आय है। ओके, टोटल प्राइस। नेक्स्ट की अभी इस ऑर्डर का स्टेटस भी हम मेंटेन करेंगे। अभी स्टेटस क्यों मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये ऑर्डर जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस मेंटेन करेंगे कि ये ऑर्डर ऐड टू कार्ट किया गया, ओके, इसका पेमेंट हुआ, ओके, क्योंकि स्टेटस के हिसाब से फिर हमें आइडिया आएगा कि इसका पेमेंट हुआ है नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो ये स्टेटस हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब अभी जो ये ऑर्डर प्लेस किया गया है ये ऐड टू कार्ट है या फिर ये पेमेंट के अंदर प्रोसेसिंग है या फिर इसका पेमेंट डन हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें स्टेटस से पता चलेंगी। और ये जो है ये किस यूज़र का है, ये जो ऑर्डर है किस यूज़र का, इसके लिए हम यूज़र कोड मेंटेन करेंगे। अभी यूज़र कोड आएगा कहाँ से, तो इसके लिए भी हम अलग टेबल मेंटेन करेंगे यूज़र के लिए, हम वो देखेंगे आगे चल के। देन फिर ये मतलब यूज़र मतलब ये हमारा एजेंट, मतलब ये कौन कौन सा यूज़र इसको ऑर्डर को प्लेस करे, क्योंकि हम कस्टमर के ऑन बिहाफ एजेंट ही हमारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, करेक्ट। सो कौन सा यूजर, मतलब यहाँ पे सिंपली एजेंट कोड रहेगा क्योंकि यहाँ पे आईपी तो आता नहीं है बट इसको हम यूजर कोड बोलेंगे। देन ये किस कस्टमर की है तो उसके लिए हमें कस्टमर कोड भी पता होना चाहिए। तो ये कस्टमर कोड वगैरह कहाँ से आएंगे, तो ये इसके लिए भी कस्टमर के लिए भी अलग टेबल रहेगा, तो वहां से कस्टमर कोड आएगा। तो ये सारी चीजें हम ऑर्डर के अंदर मेंटेन करेंगे। एंड देन इस ऑर्डर के लिए एक यूनिक कोड देंगे जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर कोड। तो ऑर्डर कोड यहाँ पे जब ऑर्डर प्लेस होंगे तब जनरेट होगा। तो अभी के लिए इतनी सारी चीजें, तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये ऑर्डर जब भी इस टेबल के अंदर हम देखेंगे तो इस ये जो ऑर्डर है कौन से कस्टमर की है, कौन से यूजर ने प्लेस किया है, इसका स्टेटस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, ये सब चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है। देन नेक्स्ट हम थर्ड जो बनाएंगे वो है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब आपका स्टॉक। ओके, स्टॉक भी मैनेज करना है हमें। तो स्टॉक जनरली प्रोडक्ट के साथ ही करेगा, तो मतलब कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड मैनेज कर, अभी प्रोडक्ट कोड आएगा कहाँ से, तो प्रीवियसली हमने जो प्रोडक्ट बनाया, ओके, तो इसके अंदर हमने प्रोडक्ट कोड नाम का फील्ड लिया है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऐड किए जाएंगे तब उसको उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कोड मिलेगा। ओके, तो वो प्रोडक्ट कोड कहाँ पे, मतलब इन्वेंटरी नाम के टेबल के अंदर आएगा। ओके, तो देन नेक्स्ट अभी ये चीज़ें आपको जब हम प्रैक्टिकल, मतलब जब हम हमारा प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होते जाएंगी चीज़ें। देन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी
तो अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी आपका इंटीजर है तो आप यहाँ पे इंट ले सकते हो, ओके। या फिर अगर आपको लगता है कि फ्रैक्शन के अंदर रखना तो यहाँ पे फ्लोट, डबल कुछ भी ले सकते हो। और देन प्रोडक्ट की प्राइस, तो ये प्रोडक्ट प्राइस अभी के लिए हम डबल लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शंस के अंदर रहेंगे, फ्लोट भी ले सकते हो, ओके, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। तो अभी तक हमें जस्ट तीन टेबल्स की आइडिया है। देन नेक्स्ट और एक टेबल है हमारा, वो है यूजर करके। तो इसके अंदर हमारा यूजर्स की इनको मेंटेन रहेंगे सारी। तो यूजर्स के अंदर हम मेंटेन करेंगे यूजर नेम, हर यूजर को इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो हम जब डीबी डिजाइन करें तो हमें उसका टाइप भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल के अंदर हम यूजर नेम नाम का डेटा मेंटेन कर, मतलब यूजर नेम मेंटेन करने वाले हैं, तो उसका टाइप क्या होना चाहिए, उस टाइप के अकॉर्डिंग उसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। देन यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा जिसके हेल्प से जो यूजर लॉगिन कर सकता है, तो इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। देन हर यूजर को एक यूजर कोड होगा, मतलब जब यूजर क्रिएट किया जाएगा ना तो उसको यूजर कोड क्रिएट होगा। तो यही यूजर कोड फिर हमने देखा था ऑर्डर के अंदर भी हमने ऐड किया हुआ है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वहां पे मतलब किस यूजर ने वो प्लेस किया। अभी ये यूजर कस्टमर नहीं है, ये यूजर कौन सा है, हमारे सिस्टम के अंदर जो यूजर है, तो इसका भी टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा। और ये सारे कोड्स हम खुद ऑटो जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और आप लर्न करोगे कि ऑटो जनरेशन किस तरीके से होता है, तो आप इंटरव्यू के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हर यूजर को रोल रहेगा, तो उसका हम रोल नेम भी मेंटेन करेंगे कि ये यूजर एजेंट है या आईपी है, ओके, या फिर एडमिन है, तो उसके रोल के हिसाब से उसको चीजें दिखेंगी। देन ये यूजर एक्टिव है कि नहीं, उसके लिए सॉरी उसके लिए हम बुलियन लेंगे, उसके लिए हम बुलियन लेंगे, स्ट्रिंग नहीं, बुलियन इज एक्टिव, ओके। सो अभी तक हमें इतना ही आइडिया है कि यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर कोड, रोल नेम और इज एक्टिव, इतने फील्ड्स। देन नेक्स्ट हमने यूजर टेबल क्रिएट किया, देन ऑर्डर टेबल क्रिएट किया, देन प्रोडक्ट टेबल क्रिएट किया, देन इन्वेंटरी टेबल क्रिएट किया। देन नेक्स्ट हमें कस्टमर इन्फो भी मेंटेन करनी है, तो हम कस्टमर इन्फो नाम का भी बनाएंगे। तो इसके अंदर अभी हम जस्ट ब्रीफ कस्टमर इन्फो मेंटेन करेंगे, जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, ओके, कस्टमर का मिडल नेम। हम चाहे तो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, बट हमें अभी कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो हमें जस्ट लिमिटेड इन्फो भी रहा तो भी चलेगा। हमें फोकस करना है प्रोडक्ट्स, उसके ऑर्डर्स, उनकी बिलिंग, उनका एक्सेल रिपोर्ट जनरेशन, उनका मेल के ऊपर इनवॉइस सेंड होना, ये सारी चीजें हमें फोकस करना है। तो हमें लॉजिक के ऊपर फोकस करना है जो भी हमारा रहेगा। देन हर कस्टमर को कस्टमर कोड रहेगा, और ये जो चीजें भी है सारी की सारी स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही आएगा। देन हर कस्टमर को ईमेल रहेगा, क्योंकि हमें कस्टमर का ईमेल इंपॉर्टेंट है, और ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का ही हम रखेंगे, क्योंकि उस ईमेल के ऊपर हम मेल सेंड कर सके। इसको आप मेल बोलो या ईमेल बोलो, आपके हिसाब से रहेगा। देन मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के ऊपर हम टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब एसएमएस। तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर ऑलमोस्ट 10 डिजिट्स का होता है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग ही रखते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ओके। तो मोबाइल नंबर को भी हम स्ट्रिंग ही रखेंगे। देन अगर आपको कुछ और चीज़ें मेंटेन करना है तो हम धीरे धीरे देखेंगे उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। देन लास्ट, ये जो हम पेमेंट मेंटेन करने वाले हैं, तो पेमेंट यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपल पेमेंट कैश मोड के अंदर है। जब कोई वो कैश देगा तो हम मैन्युअली, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर एंट्री किया जाएगा कि उसने पेमेंट दिया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग करके रहेगा और ऑर्डर कोड रहेगा, मतलब किस ऑर्डर के लिए पेमेंट है, तो ऑर्डर कोड से हमें वो समझ में आएगा। क्योंकि देखो ऑर्डर के अंदर हमने ऑर्डर कोड मेंटेन किया हुआ है, हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक कोड रहेगा। तो पेमेंट टेबल के अंदर ऑर्डर कोड रहेगा, तो मतलब ये पेमेंट किस ऑर्डर का है, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देन उसका स्टेटस रहेगा, स्ट्रिंग स्टेटस, मतलब पेमेंट डन हुआ, फेल हुआ, जो भी रहेगा। देन डबल पेमेंट वैल्यू या फिर पेमेंट प्राइस बोलो,
कितना पेमेंट हमें किया। ओके, तो जस्ट अभी के लिए इतना ही इनको मेंटेन करेंगे। तो ये था हमारा DB डिज़ाइन। तो हमने ऑलमोस्ट अभी हमें जो सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड है कि हमने जो सिस्टम समझ लिया है अभी तक, उसके हिसाब से हमने DB डिज़ाइन किया। तो हमने पहले क्या देखा कि इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का, देन प्रोजेक्ट का यूजर्स कितने हैं, कैसे हमने मैनुअल सिस्टम से उसके यूजर्स आइडेंटिफाई किए, देन कैसे हमने उस यूजर एक्टिविटी को देखा, एंड देन कैसे लास्ट के अंदर हमने उसको DB डिज़ाइन किया।